हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपको SKMU सेमेस्टर 3 का मेजर 4 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पेपर अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, साथ ही आंसर भी कराने वाले हैं। अगर आप लोग ये पेपर कवर कर लेते हैं तो आप लोग का फिक्स है 40 प्लस मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए दिखाते हैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर। यहाँ देखिए जैसा कि हर बार खंड ए यानी ग्रुप ए में कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, यानी उसको आपको करना ही होगा। 1 मार्क्स का रहता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है लोकनायक के रूप में किस भारतीय नेता को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर होगा प्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जयप्रकाश नारायण के विषय में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। और साथ ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अभी विवेकानंद जी के बारे में किताब पढ़ रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे उसके किताब का नाम, स्वामी विवेकानंद जी के किताब का नाम क्या है? द ईस्ट द वेस्ट। तो आप लोग को जितना हो सके उतना अधिक बताने का प्रयास करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। जैसे कि आप लोग अगर बढ़िया से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत कष्ट था। उन्होंने उनके जो गुरु थे, जो रामकृष्ण परमहंस थे, श्री रामकृष्ण परमहंस, उनका मृत्यु 86 में। चलिए आप लोग को जब क्वेश्चन कराएंगे तब बताते चलेंगे। सी नंबर प्रश्न है, गीता रहस्य किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक। जितने भी आप लोग सिलेबस नहीं देखेंगे, आप लोग को क्या क्या पढ़ना है देखिए। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है, MN रॉय के बारे में पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ना है, यही आप लोग का सिलेबस है। और 1-2 टॉपिक शायद छूट रहा होगा। इन सब के विषय में जितने भी भारतीय राजनीतिक दार्शनिक थे उन सब के विषय में पढ़ना है। तो ये सब दार्शनिक थे, जैसे MN रॉय कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन्हीं विषय में आप लोग को पढ़ना है जो आप लोग को टॉपिक बताएं। महाड़ तालाब सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो यह सत्याग्रह चलाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। और यह जब सत्याग्रह, इसका उद्देश्य था कि उसमें क्या करता था, दलितों और अछूतों को पानी लेने नहीं दिया जाता था। तो इसका उद्देश्य था कि दलितों और अछूतों को उस तालाब से पानी लेने दिया जाए, यही उसका उद्देश्य था, महाड़ तालाब सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। ई नंबर प्रश्न है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा MN रॉय। किसने? MN रॉय ने किया था। और कब किया था आप लोग याद रखिएगा, 1940 में। कब? 1940 में। आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। देखिए क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब शायद आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं जानते होंगे। ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 से 40 MCQ देंगे, ताकि सब कवर हो जाए जितने भी आप लोग के एग्जाम में आएंगे। ये तो क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपको यहाँ 1 मार्क्स का बता रहे हैं। गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण से क्या अभिप्राय है, यानी राजनीति को आध्यात्मिकरण से क्यों जोड़ा है, यही बताना है आप लोग को। और यहाँ देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है, नव मानववाद। नव मानववाद क्या है ये बताना है आप लोग को। ये 5 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। अब 15 मार्क्स का आप लोग को 8 क्वेश्चन मिला है। यहाँ देख लीजिए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 क्वेश्चन आप लोग को टोटल 8 क्वेश्चन मिला है। फिक्स से अगर आप लोग 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिक्स से कितना, 3 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हूबहू यही मिलेंगे। और आप लोगों को बनाना कितना होता है? 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो अगले पार्ट में आप लोग को टॉप 30 कह सकते हैं, 30 या 40 आप लोग को MCQ देंगे। और जो बचा कह सकते हैं 5 या 6 आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करा देंगे। उससे फिक्स है सारा जितने भी टॉपिक्स आप लोग के एग्जाम में है सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और उनके VVI क्वेश्चन भी कवर करा देंगे, वही आप लोग के एग्जाम में आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए विवेकानंद के बारे में फिक्स है एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके विषय में अधिक, यानी सबसे अधिक वेटेज रहेगा किनके विषय में? विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। उसके बाद ये भी आप लोग का टॉपिक है राम मनोहर लोहिया, इन सब के विषय में भी पढ़ना है, यानी इनके विषय में भी पढ़ना है। और ये 6वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक विचारधारा में MN रॉय के योगदानों का विश्लेषण कीजिए। इन सभी टॉपिक से कह सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक से 1 क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए आप लोग। और 7वां प्रश्न है, दल विहीन। दल विहीन मतलब क्या होता है? यानी बिना दल के। और प्रजातंत्र, राजतंत्र तो अलग है। प्रजातंत्र या कह सकते हैं गणतंत्र, दोनों एक ही है। प्रजा मतलब कौन हो गया? आम लोग। और तंत्र मतलब व्यवस्था, यानी
लोग का व्यवस्था यानी व्यक्ति की व्यवस्था, जैसे कि क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं, में जयप्रकाश नारायण के विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आलोचनात्मक मतलब क्या हो गया, यानी कौन कौन सी आपको बात अच्छी नहीं लग रही है उन सब का समीक्षा करना है। और 8वां प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 8वां प्रश्न। और 9वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का आदर्श राज्य क्या विचार का आलोचनात्मक मतलब कौन सी आपको कमियां दिख रही है, वही आप लोग को बताना है। तो कमियां तो आप लोग बहुत ढूंढने में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। तिलक के स्वराज्य संबंधी अवधारणा का परीक्षण कीजिए, ये 10वां प्रश्न है। और 11वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में वीर सावरकर के विचारों का उल्लेख कीजिए। देखिए सावरकर ये भी आप लोग का टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, यानी जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग का 8 या 9 टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, यानी सब कवर करना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है, उन्हीं का आंसर शुरू होता है। चलिए आप लोग को आंसर कराते हैं। गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण से क्या अभिप्राय है, चलिए आंसर देखते हैं। व्हाट डज गांधी जी मीन बाय पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण का अर्थ है कि राजनीति का आधार नैतिकता मतलब क्या होता है। देखिए नैतिकता वैसे कार्य होता है जो लोग आप लोग को तारीफ करे, जैसे कि कह सकते हैं ईमानदारी दिखा रहे हैं, किसी के दर्द में अपना दर्द, यानी सहानुभूति आप लोग ना शब्द सुने हैं, वही अर्थ होता है, यानी अब दूसरे के दर्द में वो अपना दर्द यानी जता रहे हैं, बता रहे हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सब क्या हो गया, ये सब नैतिकता हो गया। सेवा, मानव कल्याण होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ किसी विशेष संप्रदाय से नहीं, यानी जो धर्म का अर्थ बताया है वो यानी कोई संप्रदाय से नहीं, संप्रदाय मतलब कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, ये सब क्या हो गया संप्रदाय, बल्कि नैतिक मूल्यों से है। यानी धर्म का अर्थ किससे है, तो नैतिक मूल्यों से। उनका मानना था कि राजनीतिक यदि नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों से अलग हो जाए तो वह भ्रष्टाचार, हिंसा और शोषण का साधन बन जाता है। यानी गांधी जी कहते थे कि अगर राजनीति नैतिक जैसे कि आप लोग को बताएं और आध्यात्मिक मूल्यों से अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, शोषण, भ्रष्टाचार और हिंसा और शोषण जैसे कि भारत में अभी तत्काल में है ऐसी स्थिति। इसलिए राजनीति को सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम तथा लोक सेवा को आदर्श पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी ने राजनीति को जन सेवा का माध्यम माना और कहा कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग केवल जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत होता है। यही राजनीति का आध्यात्मिकरण है। तो आप लोग बढ़िया से पॉइंट नोट कीजिएगा, जैसे कि गांधी या प्रमुख पॉइंट आप लोग को क्या याद रखना है, जो नैतिक, सबसे पहले तो जोर दिया कि नैतिक मूल्यों से, धर्म का अर्थ यह नहीं कि किसी विशेष संप्रदाय से, बल्कि नैतिक मूल्यों से। और धर्म का मीनिंग कह सकते हैं यह बताया गया और कहा गया कि अगर धर्म नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों से अलग हो जाए तो वह भ्रष्टाचार, हिंसा, शोषण का साधन बन जाती है। तो इसी पॉइंट को आप लोग याद रखिए और 1-2 पॉइंट अपने से ऐड कर लीजिएगा, बस आंसर लिख दीजिएगा। नव मानववाद क्या है, यह कह सकते हैं विचारधारा था। जो नव मानववाद का विचारधारा किसने दिया था, एमन रॉय द्वारा प्रतिपादित हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, नव मानववाद का विचारधारा किसने दिया, तो ये आप लोग बता सकते हैं, एमन रॉय। एक आधुनिक मानववादी विचारधारा है। इसका उद्देश्य मनुष्य की स्वतंत्रता, विवेक, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। नव मानववाद के अनुसार मनुष्य ही समाज और राज्यों का केंद्र है। यानी नव मानववाद सिद्धांत दिया उसके अनुसार क्या, मनुष्य ही समाज का, राज्य का, मनुष्य और समाज और राज्य का केंद्र है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा समाज, मनुष्य से परिवार बनता है। इसी प्रकार आप लोग जानते हैं पैटर्न चेन जिसको कहा जाता है। तथा किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, कट्टरता और तानाशाही स्वीकार्य नहीं है। यह विचारधारा लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा, नैतिकता तथा स्वतंत्र चिंतन पर बल देती है। एमएन रॉय का मानना था कि समाज का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने, अपनी क्षमता का विकास करने और सामाजिक जीवन का समान अवसर प्राप्त हो। इसलिए नव मानववाद मानव गरिमा और तर्कसंगत जीवन का समर्थन करता है। देखिए ये सब जो विचारधारा है आप लोग पढ़िए, यही बोलेंगे आप लोग पढ़िए। देखिए जब स्वतंत्र रूप से आप कैसे सोच सकते हैं, जब आपके पास ज्ञान होगा, और ये सब ज्ञान आप लोग को कहाँ मिलेगा, जो आप लोग का ग्रंथ है, इन सब में आप कैसे स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, ये सब आप लोग को देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोग पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। देखिए चौथा प्रश्न है, ये प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आ जाए। विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद
के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान दार्शनिक, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक थे। आप लोग स्वामी विवेकानंद जी का जन्म डेट याद रख सकते हैं, 1863 है। 13 जनवरी 1868 है शायद, 13 या 15 जनवरी, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कितना है, या शायद यूथ डे मनाया था 15 जनवरी को। आप लोग एक बार बताइएगा 15 या 13 है। 1863 को जन्म हुआ था और सबसे महान दार्शनिक माने थे। चलिए बताते हैं। समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा समाज आधार प्रदान किया। उनका राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति, धर्म, मानवता, आत्मविश्वास और सेवा पर आधारित था। देखिए, एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बता दें। देखिए, स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के कह सकते हैं, आधुनिक मतलब 1800 ईस्वी के बाद, उसके जो बाद के काल है उसको क्या कहा जाता है, आधुनिक। तो उन्होंने भारत यानी सबसे महान दार्शनिक अगर माना जाए तो कौन होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रवाद मतलब होता है देश के प्रति प्रेम, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। कि उन्होंने जो राष्ट्रवाद का डिफाइन किया यानी परिभाषा दी, तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा, यानी केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए वहाँ तक सीमित नहीं रखा, उसको आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक तथा सामाजिक आधार प्रदान किया। उनका राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति, धर्म, मानवता, आत्मविश्वास पर और सेवा आधारित था। उनके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र, यानी राष्ट्र जब भी मतलब देश से अभिप्राय है, की अपनी विशिष्ट पहचान होती है और भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक संस्कृति है। यानी विवेकानंद कहते थे कि सभी राष्ट्र के अलग अलग यानी विशिष्ट पहचान होते हैं, कोई इम्पोर्टेंट पहचान होता है, लेकिन भारत की विशिष्ट पहचान क्या है, तो यह है आध्यात्मिक संस्कृति। और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या कह सकते हैं, विचारधारा भी दिया था स्वामी विवेकानंद मानना था कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक शक्ति उसके लोगों में निहित होती है। यदि जनता शिक्षित, आत्मनिर्भर और चरित्रवान होगी तो राष्ट्र स्वतः ही शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनका विश्वास था कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, उसका चरित्र मजबूत बने तथा उसमें आत्मविश्वास और सेवा की भावना विकसित हो। यानी ऐसी शिक्षा अभी भी नहीं मिलती हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद ने भारत की प्राचीन संस्कृति और वेदांत दर्शन को राष्ट्रीय एकता का आधार माना। उनके अनुसार भारत की शक्ति उसकी आध्यात्मिक परंपरा में निहित थी। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया तथा धार्मिक सहिष्णुता और विश्व बंधुता का समर्थन किया। विश्व बंधुता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आप लोग देखते हैं। विश्व बंधुता मतलब यानी जितने भी विश्व में लोग हैं सब हमारे भाई हैं। तो यह सेंटेंस आप लोग सुने होंगे, उन्होंने भाषण भी दिया था अमेरिका में। तो वहाँ क्या शुरू किया था, डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। तो यही कह सकते हैं उन्होंने विश्व बंधुता सबसे प्रचलित उदाहरण भी है स्वामी विवेकानंद जी का समर्थन किया। उनका प्रसिद्ध संदेश उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने समाज की गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों की सेवा को ईश्वर की सेवा माना। उनके अनुसार जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा तब तक राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सेवा, त्याग और परोपकार राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग माना। चलिए देखिए, ये तो हो रहा है, आप लोगों को केवल शब्द पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप लोग को बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं स्वामी विवेकानंद जी का उस समय कैसा हो रहा होगा, जैसे अभी रहता है, तो क्या आप लोग को लगता है स्वामी विवेकानंद जी उस समय में लगता होगा कि बहुत सम्मान पाते होंगे, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद पता है आप लोग को, जब गए थे अमेरिका भाषण देने, आप लोग जानते भी होंगे, तो वह जब भाषण देने गए थे तो उसके पास पैसा नहीं था। जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं, उनके पास रुपया नहीं था जाने के लिए। और जब यहाँ से भारत से गया था तो भारत के लोग क्या कहते थे, ये पागल है। जो स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, वहाँ सभा में, सम्मेलन में वहाँ अपना भाषण देने, तो ये जो भारत के ये लोग थे वो क्या बोलते थे, ये पागल है, इसका बात मत सुनना। और ये बात दरअसल यह था कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो क्या करते थे, वो मछली भी खाते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोलकाता में मछली बहुत प्रसिद्ध है, तो वो खाते थे। और वो ड्रेस पहनते थे एकदम नॉर्मल जैसा,
नॉर्मल कह सकते हैं, साधारण ड्रेस पहनते थे। तो ये बोलते थे जो भारतीय लोग थे, तो वो बोलते थे ये पागल है, इसको मत बुलाइएगा, यानी भाषण देने मत दीजिएगा, और बहुत विरोध करते थे। तो जो भी महान व्यक्ति होता है परिश्रम करता है। और आप लोग बताते हैं 1888 में 1886 में जैसे कि आप लोग को बताएं रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1886 से 1888 तक उन्होंने वहीं रहा। 1888 में उन्होंने क्या किया, भारत भ्रमण शुरू किया। अगर वह सोचे कि अगर मुझे भारत को जानना है तो भारत को हम केवल ग्रंथों से नहीं जान सकते। ये जो 2 वर्ष था, ये 2 वर्ष में क्या किया था, तो ग्रंथ पढ़ा था, जितने भी ग्रंथ थे भारतीय ग्रंथ उन सबको पढ़ा। 1888 में उन्होंने क्या किया था, 5 साल तक भ्रमण किया पूरे भारत का। कहाँ, पूरे भारत का भ्रमण किया। अखिल भारत यानी जितने भी भारत के उस समय राज्य थे, जितने भी कह सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों तक भ्रमण किया। और ऐसा भ्रमण आप लोग सोचते होंगे कि, और संन्यास धारण कर लिए थे, 1888 में संन्यास धारण कर लिए थे। और ऐसा भ्रमण करते थे ताकि आगे का कुछ निश्चय नहीं करते थे, क्योंकि संन्यास धारण कर लिया था, जो होगा आगे देखा जाएगा। और ऐसे कई दिन बीते थे, जो कह सकते हैं भूखे और सन्यासी मानते थे वो जैसे कि उन्होंने ऐसा कोट भी दिया है कि सन्यासी का जीवन मतलब क्या हुआ, सन्यासी का जीवन मतलब हो गया कि भिक्षा मांगना, कई दिन नहीं भी भोजन हो रहा है तो ये सन्यासी जीवन का भाग है। चलिए, थोड़ा लगता है आप लोग को अधिक हो रहा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग बताइए। अगला पार्ट में जो आप लोग का एक और वीडियो बनाएंगे उसमें अच्छे डिटेल के साथ आप लोग को बताते चलेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं अब। स्वामी विवेकानंद का संकीर्ण जातिवाद। संकीर्ण जातिवाद मतलब जो छोटे विचार रहते हैं उनको क्या कहता है, संकीर्ण। छुआछूत, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और राष्ट्र की प्रगति के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा सम्मान पर भी विशेष बल दिया तथा उन्हें राष्ट्र की शक्ति माना। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं, 15 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आए आप लोग को निष्कर्ष जरूर ऐड करना है लास्ट में। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद भारत और राष्ट्रवाद की आध्यात्मिकता, संस्कृति, शिक्षा, मानव सेवा, सामाजिक समानता तथा राष्ट्रीय गौरव पर आधारित था। उनका राष्ट्रवाद आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब आगे के प्रश्न करते हैं। आप लोग को स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M.N. रॉय, इस सबको पढ़ना चाहिए। आप लोग का विषय ही है राजनीति विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन तथा विचारों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद का विकास किया। उनका समाजवाद केवल आर्थिक समानता तक सीमित नहीं था, यानी जो समाजवाद का विचारधारा आप लोग समझते हैं, समाजवाद का विचारधारा मतलब समाजवाद मतलब क्या होता है, यानी सभी लोगों के पास एक समान पैसा हो, सभी लोगों को एक जैसा सामान दिया जाए, यानी सम्मान दिया जाए, तो यही समाजवाद का विचारधारा होता है। बल्कि यानी उनका केवल आर्थिक समानता मतलब यानी सभी के पास इक्वल पैसा हो, वही नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय भी था, राजनीतिक स्वतंत्रता भी था, लैंगिक समानता भी था, यानी जेंडर में जो अनइक्वलिटी है उनको इक्वल करना था, और जाति व्यवस्था का उन्मूलन पर आधारित था। जाति व्यवस्था उन्मूलन मतलब जो भी जाति व्यवस्था में छुआछूत और जाति व्यवस्था, जो ये कास्ट हैं जो हम लोग बोलते हैं, तो उन पर उन्मूलन मतलब क्या होता है, समाप्त करना भी आधारित था। डॉक्टर लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया ने स्वतंत्र आंदोलन का सक्रिय भाग लिया, यानी जो आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए उन सब में सक्रिय भाग लिया था, तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में रहे थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहां शोषण मतलब जो एक कह सकते हैं कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे। गरीबी, जातिवाद और असमानता का अंत हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। लोहिया का मानना था कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, इसलिए उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देने का समर्थन किया। उनका प्रसिद्ध नारा पिछड़ा पावे 100 में 60 सामाजिक, ये नारा याद रखिए, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए। पिछड़ा पावे 100 में 60 सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया तथा महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीति में समान अधिकार देने का वकालत की। वे आर्थिक विषमता
को समाप्त करने के लिए आय और संपत्ति के समान वितरण के पक्षधर थे। यानी जो भी विषमता आप लोग देखते होंगे, किसी के पास बहुत धन है और किसी के पास खाने योग्य धन नहीं होता, उन्हीं को कह सकते हैं विषमता। उन्होंने छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें स्त्री पुरुष असमानता, जाति भेद, रंग भेद, विदेशी प्रभुत्व, आर्थिक शोषण, हथियारों की होड़ तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया गया। उनका मानना था कि इन 7 क्षेत्रों में क्रांति लाकर ही एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अपनी विचार की स्वतंत्रता है, और जन भागीदारी पर बल दिया है। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता, यानी विकेंद्रीकरण जो अभी हम लोग का वर्तमान तौर पर है। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र में केवल एक नहीं हो, जैसे आप लोग देखते होंगे रसिया, चाइना, उन सब में एक ही शासन चलता है, यानी केवल राष्ट्रपति होगा, वही पूरा कह सकते हैं, वही पूरा संभालेगा। और जैसे विकेंद्रीकरण मतलब राष्ट्र का, यानी केंद्र का प्रमुख अलग होगा, राज्य का प्रमुख जैसे जिला ये सब होता है, पंचायत का अलग होगा। इसी प्रकार उसी को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। तथा ग्राम स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी के अत्यधिक प्रभुत्व का विरोध करते हुए भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा थी उनका विरोध किया और जो भी भारतीय भाषा उन पर विकास पर बल दिया। निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी भारतीय समाज का वास्तविक समस्याओं पर आधारित था। उनके विचार सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और मानव कल्याण पर आधारित था। आज भी उनके विचार भारतीय राजनीति और समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब आज भी रिलेटेबल है, यानी आज भी जातिवाद होता है, आज भी असमानता है। विकेंद्रीकरण कह सकते हैं हो गया लेकिन विकेंद्रीकरण हो गया, और बताया क्या कि ऐसा शासन होना चाहिए, बोला कि सुशासन बढ़िया शासन होना चाहिए। और सुशासन आप लोग देखते हैं कौन बोलता है अभी, बीजेपी गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारधारा में एम एन रॉय का योगदान का विश्लेषण करना है। देखिए पूरा क्वेश्चन तो कवर कराएंगे, लगभग कह सकते हैं कितना हो जाएगा आप लोग को 4 नंबर तक, यानी 4 लॉन्ग क्वेश्चन करा देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद एक पार्ट में और 2 पार्ट आप लोग को, यानी 2 वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे। उसी में आप लोग को पूरा क्वेश्चन, यानी अगर आप 3 वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और आप लोग बताइएगा पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं या ऐसे ही आप लोग को केवल बता दें क्वेश्चन आंसर। भारतीय राजनीतिक विचारधारा में एम एन रॉय की योगदान का विश्लेषण करना है। तो एम एन रॉय आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी नेता थे। प्रारंभिक जीवन में वे मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रभावित थे, परंतु बाद में उन्होंने नव मानववाद तथा रेडिकल, जो आप लोग को बताते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क्स में आया था। रेडिकल ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन किसने किया था, रेडिकल ह्यूमनिज्म किसने बनाया था, पूछा था। भारतीय राजनीतिक विचारधारा में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एम एन रॉय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व दिया। उनके अनुसार समाज और राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है, यानी उनके कैरेक्टर, जो व्यक्ति है उनका कैरेक्टर का विकास करना है। उन्होंने कहा किसी भी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण आवश्यक है। यानी रॉय ने तर्क, विज्ञान और विवेक को मानव जीवन का आधार माना। उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवाद और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर ही समाज का वास्तविक विकास संभव है। इसी कारण उनका नव मानववाद तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच पर आधारित था। जैसे आप लोग ये सब पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि तर्क, विज्ञान, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन केवल चुनाव आधारित। क्या ही पढ़ते हैं, जैसे मेरा मीनिंग था, आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, शायद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे शुरू में, आप लोग को लगता होगा क्या ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब डीप मीनिंग समझिएगा इन सब का, जैसे कि तर्क, विज्ञान, साइंटिफिक सोच यानी साइंटिफिक थिंकिंग, तो ये सब आप लोग जब समझिएगा, विवेक, तो आप लोग को लगेगा नहीं क्या पढ़ रहे हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी होगा। यही सब पढ़ने से आप लोग का चरित्र डेवलप होगा। जैसे कि तर्क करना, आप लोग जैसे कि आप बताएं स्वामी विवेकानंद, जैसे कि सबसे स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध प्रश्न पूछिएगा ना, पूछ लीजिए आप लोग गूगल को, या जिससे भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो गूगल को पूछिए स्वामी विवेकानंद जी का सबसे उत्सुकता वाला सवाल, तो या कह सकते हैं सबसे तर्क वाला सवाल क्या था, तो वह बोलते थे
सब जितने भी ऋषि ये कह सकते हैं, जितने भी आप लोग अपने शिक्षक से मिलते थे तो क्या पूछते थे कि आपने भगवान का अनुभव किया था? तो बहुत लोग शास्त्र का उदाहरण देने लगते थे, बहुत लोग ये वो बताने लगते थे। वो पूछते थे क्या आपने अनुभव किया है? तो बोलते थे जैसे कि बताएं आप लोग को शास्त्र का उदाहरण देने लगते थे, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो वो नहीं मानते थे, बोलते हैं आप अनुभव किए हैं। तो जब रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो उन्होंने क्या बोला था, तो जैसे कि जितने भी स्वामी विवेकानंद, जितने भी गुरु या जितने भी लगते थे ये जवाब दे सकते हैं, उन सबसे पूछते थे कि आपने भगवान का अनुभव किया है? तो बताते थे। जब रामकृष्ण परमहंस को यही पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रामकृष्ण परमहंस का जवाब था कि मैं भगवान को उतनी ही नज़दीक से देखा हूँ जितनी नज़दीक से तुम्हें देख रहा हूँ। उनके जवाब से लगा कि नहीं, ये थोड़ा हमको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। उन्होंने ना ही कोई शास्त्र का उदाहरण दिया और आत्मविश्वास था, जब आत्मविश्वास से बोल रहे थे कौन, रामकृष्ण परमहंस, तो लगा था। फिर भी उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। तब जैसे कि आप लोग अगर पढ़िएगा तो हम बोलते हैं स्वामी विवेकानंद पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़िए और महात्मा गांधी को भी पढ़िए। इन सब विचारधारा जो भारत के प्रमुख विचारधारा, आप लोग प्लेटो तो पढ़िए लिए होंगे, अरस्तु, तो तर्क करना सीखिए। जैसे कि कोई भी कुछ बोल दे कैसे मान लेंगे? बताइए क्या क्या तर्क हो सकता है, साइंटिफिक वे में सोचिए। उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया लेकिन केवल चुनाव आधारित लोकतंत्र का पर्याप्त नहीं माना। वे सहभागी लोकतंत्र के पक्षधर थे जिसमें नागरिक शासन और निर्णय की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने का समर्थन किया। एम.एन. रॉय ने साम्यवाद की आलोचना करते हुए, साम्यवाद और जो समाजवाद था दोनों एक ही है, तानाशाही किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव अधिकार और नैतिक मूल्यों को राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना। उनका विचार था कि आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिक और बौद्धिक विकास भी आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा को मानव मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन माना, यानी शिक्षा को सबसे मुक्ति तक अगर जाना है तो आप लोग को क्या प्राप्त करना होगा, तो शिक्षा प्राप्त करना होगा। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक व्यक्तिगत का हो सकता है विकास करना होना चाहिए। देखिए, जो अभी भी हम लोग को शिक्षा मिल रहा है वो ऐसा शिक्षा नहीं है कि मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तक आप लोग दर्शन नहीं पढ़िएगा, साइकोलॉजी नहीं पढ़िएगा और सोशोलॉजी नहीं पढ़िएगा, ये सब जब पढ़िएगा तो लगेगा कि मुक्ति की ओर। ये सब पढ़ने के लिए आपको मुख्यतः ग्रंथ चाहिए। मुक्ति के विषय में अभी तक पूर्ण रूप से किसी को पता नहीं है, तो ये आप लोग पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को अनुभव होने लगेगा। जैसे कि बोलते थे कि उन्होंने विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव एकता का भी समर्थन किया। राय का नव मानववाद मानव गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और विवेक पर आधारित था। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता और किसी अलौकिक शक्ति कह सकते हैं, मतलब अलौकिक शक्ति मतलब जो हम लोग से हम अलौकिक मतलब डायरेक्ट आप लोग मान सकते हैं ईश्वर। अलौकिक शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय, यानी कोई ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय उसे अपने ज्ञान और प्रयास से समाज का निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षतः एम.एन. रॉय ने भारतीय राजनीतिक विचारधारा को आधुनिक, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच, मानवाधिकार, शिक्षा तथा नव मानववाद के क्षेत्रों में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विचार आज भी लोकतांत्रिक एवं मानवीय समाज के निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। यहीं तक करते हैं। आप लोग PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, PDF आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि 7वां प्रश्न डलविन, जयप्रकाश नारायण, ये भी क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण के विषय में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है एक शॉर्ट में पूछा जाए, जैसे कि आप लोग को दिखाएं भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये शॉर्ट में मतलब 1 मार्क्स का। और 7वां प्रश्न देख सकते हैं, 8वां प्रश्न ये है। 8वां प्रश्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में है, और 9वां प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग प्रश्न देखे ही होंगे, आंसर भी यहाँ प्रोवाइड कर दिए आप लोग को। आंसर शॉर्ट नहीं रखें ताकि आप लोग अधिक से अधिक डाटा ज्ञान कर पाएँ, ताकि आप लोग को कोई भड़काए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसे भीमराव अम्बेडकर क्या मानते हैं, जो उनके अब कह सकते हैं फॉलोअर हो गए, वो क्या मानने लगते हैं कि हम भीमवादी हैं। भीमवादी मतलब समझिए, भीमवादी नहीं कहते थे कि मानो, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है, मानो नहीं जानो। और जो आप लोग जो देखते होंगे कि हम देखते हैं कभी कभी फेसबुक हम चलाते हैं, तो उनमें देखते हैं क्या करता है, भीमवादी लेके भगवान को नीचा कर देता है। वह ना ही भीम को पढ़ा है और ना ही
भगवान के विषय में जानता है, मतलब कुछ भी नहीं जानता है। अगर आप लोग दर्शन पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका भी पुस्तक पढ़ेंगे। जैसे कि एक पुस्तक पढ़े हैं, जाति प्रथा का उन्मूलन, तो वो आप लोग पढ़िए, बुक पढ़िए। सबसे अगर आप लोग को ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल एक ही साधन है, किताब पढ़िए। तो देखिए, यही कहते हैं कि विचारधारा जो है, विचारधारा को मानना है ठीक है, लेकिन पढ़ के मानिए। हम भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे बढ़िया से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय